हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशियोलॉजी मेंटोर। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। आपकी यूनिट 2 में है, जिसका अवधारणात्मक स्वरूप के बारे में हमें स्टडी करना है कि कैसा क्या हमारी इंडियन सोसाइटी होती है, कौन कौन से वहाँ पे ट्रेडिशंस होते हैं, या कैसा सिस्टम इंडियन सोसाइटी में फॉलो होता है ना। विविधता में एकता आज हम देखेंगे, भाषाई एकता क्या है, विविधता भी हम देखेंगे, डाइवर्सिटीज भी देखेंगे और यूनिटी भी देखेंगे। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम भारतीय समाज का परंपरागत आधार देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल बेसिस क्या रहा है हमारे इंडियन सोसाइटी का। और फिर हम आज के टाइम पे कैसे हमारी जो सोसाइटी है, भारतीय समाज आज के टाइम पे कैसा है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम परंपरागत समाज की बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था की तो बात हम करेंगे ही। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब हमारे परंपरागत समाज में ही रहे हैं और उन्हें फॉलो हम आज भी कर रहे हैं, है ना। तो वर्ण व्यवस्था कई बार एक्चुअली मैंने बता भी दिया है, पर आज इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसे आई और कैसा क्या इसकी कुछ भी कहानी है, वो आज हम समझ लेते हैं इस क्लास में। ठीक, तो सामाजिक संगठन या व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियाशील करने के लिए ये आवश्यक है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन उचित ढंग से हो, कि कौन सा व्यक्ति या किस ग्रुप का व्यक्ति कैसे क्या काम करने वाला है ना। यानी श्रम विभाजन व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव, गुण और प्रवृत्ति के आधार पर ही संभव होता है। यानी सामाजिक कार्यों को विभिन्न स्वभाव, गुण और प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के समूहों में बांट देना उचित समझा जाता है। एक एक समूह को एक एक वर्ण माना गया है। प्रत्येक समूह के सदस्यों के आचार व्यवहार और सामाजिक कार्य कर्तव्य, इनका एक निश्चित मानदंड निर्धारित कर दिया गया और ये जो पूरा व्यवस्था दिखने को मिला, इसी को कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। यानी इसमें एक ग्रुप डिवाइड कर दिया गया कि कौन सा ग्रुप, उसका क्या प्रवृत्ति है, कैसा क्या उसका स्वभाव है, कैसा उसका है ना गुण है, उस आधार पे उसको काम बांट दिए गए और उन्हीं एक एक जो ग्रुप थे उनको एक एक वर्ण मान लिया गया। और उनके जो भी काम थे, जो भी कर्तव्य थे, उसको एक मानदंड निर्धारित कर दिया गया और वही पूरी प्रोसेस, वो पूरा सिस्टम कहलाया वर्ण व्यवस्था। ठीक है, मनुस्मृति, पुरुष सूक्त, इन सभी में वर्षों के कर्तव्यों या वर्ण धर्म का भी उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण को समाज का मस्तिष्क माना गया। ज्ञानार्जन और ज्ञान वितरण जो है वो ब्राह्मण का कर्तव्य, मतलब ब्राह्मणों को ये कर्तव्य दे दिया गया। क्षत्रिय जो है वो समाज रूपी पुरुष की भुजा यानी शक्ति और संरक्षण के प्रतीक माने गए। क्षत्रिय क्या होते थे, सुरक्षा के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, तो शासन और सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व जो है वो क्षत्रियों पर होने लगा, है ना। मनुस्मृति के आधार पर जो वैश्य के कार्य हैं, वो पशुओं का पालन करना है, उनकी रक्षा करना, दान करना, अध्ययन करना, यज्ञ, वाणिज्य और कृषि, ये सब वैश्यों के कार्य हो गए। शूद्रों को समाज रूपी पुरुष का चरण माना गया। यानी मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का जो कार्य है वो द्विज वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा कौन करने लगा, शूद्र को ये कार्य दिया गया। शूद्र जो है वो अपने से ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करने लगे। तो इस आधार पर वर्ण व्यवस्था बन गई। ठीक, सेकंड हम देखते हैं कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्म। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य कर्म यानी कार्य करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले तो आपको आपके जीवन में काम करना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने भाग्य पर भरोसा रख कर नहीं रहना है ना, कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा। तो ये सोचकर आप बिना काम किए, बिना अपना कर्म किए आप नहीं रह सकते। यानी जो मनुष्य जिस प्रकार के काम करेगा, कर्म करेगा, जो भाग्य है उसका वो उसी तरह से निर्धारित होगा। इस रूप में अच्छे कर्मों को करना मनुष्यों का परम कर्तव्य है। कर्म के सिद्धांत की एक और विशेषता ये है कि व्यक्ति को कर्म भी फल की इच्छा के संदर्भ में ही करना चाहिए। यानी आपको जो चीज चाहिए, आपको आपके लाइफ से जो कुछ भी चाहिए,
उसी के हिसाब से आपको कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कर्म करेंगे ये आपके हाथों में है, लेकिन उसका क्या फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब ईश्वर के हाथों में है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति ये सोच के नहीं बैठ सकता कि अगर मेरे भाग्य में नौकरी होगी या एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी तो मिल जाएगी। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी, है ना। भगवान ने भी हाथ पहले दिए, है ना। कर्म, हाथ की लकीरें बाद में आपको मिली, पहले आपके फिंगर्स हैं जिससे आप काम करेंगे। ठीक है, तो अगला आता है आश्रम व्यवस्था, आश्रम सिस्टम। हिंदू दर्शन के अनुसार संपूर्ण मानव समाज को चार भागों में विभक्त कर दिया गया। पहले भाग में आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना पड़ता था, जहां पर आप अपनी प्रगति के लिए अध्ययन करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर वो शिक्षा आपकी धनुर्धर शिक्षा हो, है ना, या वेदों का ज्ञान हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा आप ब्रह्मचर्य आश्रम में करते थे। फिर आता है आपका गृहस्थ आश्रम, है ना, जिसमें आप विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, संतानों को जन्म देते थे, यज्ञ वगैरह जो भी होता था, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये सारे चीजों को आप करते थे। फिर आप आते हैं, जब गृहस्थ जीवन आपका खत्म होता था, फिर आता था आपका वानप्रस्थ आश्रम, है ना, जिसमें आप सांसारिक मोह माया को त्यागने का प्रयास करते थे। ठीक है, थोड़ा सा भगवान की तरफ आप झुकाव महसूस करते थे और थोड़ा भगवान की तरफ आप अपने दायित्वों को बढ़ाते थे। और लास्ट जो आपका आश्रम है वो है संन्यास आश्रम, जिसमें आप सन्यासी बनकर भगवान को पाने के लिए मोक्ष की खोज में निकल जाते थे। प्रत्येक आश्रम जो होता है वो 25-25 वर्ष का होता था। तो इस प्रकार पहले की जो आयु होती थी वो 100 साल की होती थी, आज वो आयु घट गई है, 60-70 के आसपास रह गई है ना। एवरेज आयु बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ 100 या 110 वर्ष के भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन पहले के लोगों का जो एक एवरेज एज थी ना वो 100 अराउंड थी। आज के टाइम पे ये घट गई है। ठीक है, क्योंकि रहन सहन घटा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है ना। पहले के मनुष्य काम कितना करते थे, इतनी मेहनत करते थे और एकदम शुद्ध चीजें उन्हें मिलती थी। आज के टाइम पे हर एक चीज में मिलावट मिलने लगी है, इस वजह से उनकी एज भी घट गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हिंदू के जीवन का जो लक्ष्य है वो भोग और संग्रह करना नहीं है, लेकिन त्याग और परोपकार भी करना रहता है। यानी आपको 25-25 साल होते थे जिसमें आप हर चीज करते थे, ब्रह्मचर्य का भी यानी शिक्षा भी ले रहे हैं, गृहस्थ जीवन का भी अनुभव हो रहा है ना, भगवान का पूजा पाठ भी आप कर रहे हैं, फिर सन्यासी बन के मोक्ष के लिए भी आप निकल रहे हैं। ठीक, फिर ज्वाइंट फैमिली का बहुत ज्यादा प्रचलन होता था, है ना। तो जितने भी जो परंपरागत समाज है वहां तो मतलब संयुक्त परिवार की ही व्यवस्था होती थी। ये जो न्यूक्लियर फैमिली का जो प्रचलन बढ़ा, ये कब से बढ़ा, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, लोग नगरों की तरफ माइग्रेट करने लग गए, है ना, कारखानों में, उद्योगों में जॉब देखने लग गए, तब एकल परिवार का जो है निर्माण होना शुरू हुआ। वरना पहले तो सब संयुक्त परिवार में ही होते थे, परिवार के सभी सदस्य एक ही महान मकान, सॉरी, ये महान नहीं है, मकान है ना, एक ही घर में रहते थे। एक उनके, चाहे देखिए कितना भी बड़ा परिवार हो, उनका एक ही रसोई में खाना बनता था, सब एक साथ रहते थे। जो भी संपत्ति होती थी उसका उपयोग उपभोग सब लोग मिलजुल कर करते थे। और उस टाइम पे जो परिवार का हेड ऑफ द फैमिली होता था वो कोई वृद्ध व्यक्ति, जो सबसे, वो भी पुरुष ही होता था, लेकिन एक सबसे मतलब एक्सपीरियंस इंसान जो होते थे, जो सबसे बड़े होते थे, वो परिवार के हेड ऑफ द फैमिली होते थे। और उन्हीं का जो नियंत्रण है वो अन्य सदस्यों पर होता था, और वो सभी चीजों की देखभाल करते थे कि कौन क्या करेगा, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है ना। जो संपत्ति का पूरा देखभाल होता था वो उनकी जवाबदारी होती थी। ठीक है, तीज त्योहार, सामाजिक धार्मिक कृत्य में परिवार के सभी लोग सम्मिलित होते थे। ठीक है, संयुक्त परिवार भारतीय समाज संगठन को आधारभूत इकाई के रूप में भारतीय जीवन को संगठित करने में योगदान देता है। और बहुत सारे कारण हैं, है ना, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस वजह से अब इनका विघटन शुरू हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जाति प्रथा। तो परंपरागत में जाति प्रथा तो थी ही, और जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था से ही आई थी, हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है कास्ट वाले में, है ना। तो यानी जो समाज है वो चार वर्णों पर
आधारित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो प्रारंभ में इस ये वर्ण विभाजन पर आधारित था कि यानी किसका कैसा बिहेव होगा, किसका कैसा स्वभाव गुण, उस पर आधारित जो भी कर्म होते थे वो दे दिए गए। फिर धीरे धीरे ये पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गया और फिर जाति का निर्माण हुआ। फिर जाति जो है वो अनेक उपजातियों में भी बट गई। और फिर जाति प्रथा भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करके भोजन संबंधी, विवाह संबंधी, इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध भी लागू होने लग गए लोगों के ऊपर, है ना। तो मनुष्य पर जन्म से लेकर मृत्यु तक नियंत्रण रखती है जाति व्यवस्था। फिर बात आती है विवाह की। देखिए विवाह ना एक बहुत अम, पवित्र संबंध होता था, है ना। यहाँ पे जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था लोगों का, ठीक है। उनकी विवाह संबंधी जो आवश्यकताएं होती थी वो पूरी होती थी। वंश आगे बढ़ता था। पितृ जो होता था वो अपने ऋण से मुक्त हो जाता था, ठीक है। तो हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र चीज है विवाह, है ना, जिसमें आप कोई भी शुभ काम, यज्ञ, पूजन बिना पत्नी के और बिना पति के पूर्ण नहीं कर सकते थे। तो विवाह का बहुत महत्व था। आज के टाइम पे बस विवाह को एक औपचारिकता के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन अगर हम परंपरागत समाज में देखें तो तलाक जैसा तो सिस्टम था ही नहीं। एक बार आपकी शादी हो गई, फिर जब तक आपका जीवन है, जब तक आपके प्राण, आपकी सांस आपका शरीर नहीं छोड़ देती थी, वो विवाह खत्म नहीं होता था, चाहे कुछ भी हो जाए। आज लोग छोटी छोटी बातों में तलाक तक पहुंच जाते हैं, वरना पहले कितनी भी परेशानी आए उसका समाधान निकालते थे और अपने रिश्ते को चलाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते थे, ठीक है। बात नेक्स्ट है हमारा गांव पंचायत, है ना। अब गांव का ही देश है हमारा। भारत जो है वो गांव का ही देश है। न जाने एक जिले में 1100 गांव निकल जाते हैं। कई कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे 1100 कुछ गांव होंगे, है ना। तो हमारे गांव इतने ज्यादा हैं कि गांव का ही एक तरह से हम देश बोल सकते हैं। तो प्रत्येक ग्रामीण समुदाय की सामाजिक व्यवस्था में तीन बहुत बड़े आधार होते थे: जाति प्रथा, संयुक्त परिवार और ग्राम पंचायत, है ना। यानी अगर आप गांव में जा रहे हैं तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसे ये तीन चीजें देखने मिल जाती थी। अब चूंकि गांव के पंचायत में 5 लोग होते थे, पंच परमेश्वर जिन्हें कहा जाता था, जो हर चीज का सोल्यूशन देते थे, सजा देते थे, गिफ्ट देते थे, क्या चीजें लागू होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, है ना। एक तरह से वो उनकी कानून व्यवस्था भी थी, ठीक है। पंच निर्णय गांव में सबको मान्य होता था, है ना। भारत में गांव पंचायत ग्रामीण गणतंत्र के रूप में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और भारतीय ग्रामीण समाज में इसका बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है आज भी, है ना। फिर आती है धर्म की प्रधानता। प्राचीन काल में भारतीय जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव था और सभी पर उसकी स्पष्ट छाप भी हमें देखने मिल सकती। पंचायत के संबंध में कह सकते हैं कि पंच जो है वो परमेश्वर होता था, यानी पंच के निर्णय में सभी धर्म छुपे हुए होते थे। हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि विवाह में वर वधु का चुनाव जो है वो भगवान करते हैं। यानी आज भी देखिए कई ऐसे माता पिता हैं, कई ऐसे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो ये कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं, है ना। मिलाने का काम इंसान का, बाकी जोड़ियां ऊपर ही तय होती हैं। तो ऐसा माना जाता था। फिर जाति प्रथा के आधार पर भी कुछ धार्मिक आधार देखे गए, है ना। इसी कारण प्रत्येक संस्था को धर्म से संबंधित कर दिया गया, जिससे व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो सामूहिक स्वार्थ के सामने रहा। व्यक्तिगत स्वार्थ स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ बन गया, ठीक है। जैसे अब एक कास्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूरे कास्ट के लोग उसके लिए खड़े होते थे, यानी ग्रुप वाइज हो गया ये। अब आधुनिक आधार देख लेते हैं, मॉडर्न बेस क्या क्या है। तो वर्ग व्यवस्था, ठीक है। एग्जाम में ये चीज पूछी भी जाती है कि पहले क्या चलती थी। तो पहले जाति व्यवस्था चलती थी, आज आपको वर्ग व्यवस्था भारत में देखने मिलेगी, ठीक है। तो जाति व्यवस्था धीरे धीरे दुर्लभ हो रही है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है जाति व्यवस्था, शायद ही, मतलब आज भी जिस तरह जाति व्यवस्था को हम देख रहे हैं कि जिस रूप से वो एक्टिव है ना, बहुत हम शायद एज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं कि जाति व्यवस्था कभी भी हमारे समाज से खत्म होगी। कितना भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो, वो कास्ट बेस्ड बातें या कास्ट बेस्ड उसका जो व्यू होगा वो जरूर रहता है, ठीक है।
तो अब धीरे धीरे वर्ग व्यवस्था भी आ रही है भारत में, और ये वर्ग व्यवस्था ऑलरेडी आपकी क्लास में आपने पढ़ा है कि कैसे बनती है। शिक्षा के आधार पर, धन के आधार पर, संपत्ति कितनी क्या है, ऑक्यूपेशन कैसा है, राजनीतिक पॉलिटिकल पावर है नहीं है, उस आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। और प्रत्येक वर्ग की सामाजिक संरचना और व्यवस्था में एक निश्चित स्थिति और भूमिका होती है। संस्कृताइजेशन भी बताया गया है। अब देखिए, जाति व्यवस्था जो है एक बंद व्यवस्था है। आप अपनी जाति मृत्यु होने के बाद भी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, तो ये बंद है। अब होता क्या था, आधुनिक जो समाज है जिसमें अब शिक्षा हो गई, नॉलेज हो गया, औद्योगिकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, है ना, महिला सशक्तिकरण हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, कानून आ गए, जिसके कारण जाति प्रथा जो है वो पूरी तरह से बंद तो नहीं है। तो हो क्या रहा है कि जो निम्न जातियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप को उच्च जातियों की श्रेणी में लाने का प्रयास कर रही हैं। जो उच्च जातियों का जो रहन सहन है, जो कल्चर है, वो उसको कॉपी करने का प्रयास कर रही हैं, उसको अपनाने का प्रयास कर रही हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है संस्कृतिकरण कहलाती है। हालांकि उनकी कास्ट नहीं बदलती है, बस वो अपना स्तर थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छे जो उच्च जातियां हैं उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करती हैं और अपने आप की स्थिति वो लोग सुधारते हैं, जिसे संस्कृताइजेशन कहा जाता है। हालांकि जब जनगणना हुई थी तो बहुत लोगों ने अपनी जाति गलत बताई थी, ताकि वो लोग अ, उच्च जाति में शामिल हो सके, है ना। फिर बात आती पश्चिमीकरण की। अब भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद पश्चिमी देशों से संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में संस्कृति, प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा, मूल्य, ये सभी चीजों में परिवर्तन होने लगे। और आज भी, है ना, आज आप इंडिया में हैं, लेकिन आप मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप होते हैं, इतनी फैसिलिटी है कि आप दूसरे देशों में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, आप सब चीज देख रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे इंडियन सोसाइटी में भी वो चीजें फॉलो हो रही हैं। यानी जब हम दूसरे देशों की कॉपी करते हैं तो वो कहलाता है पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। तो पाश्चात्य प्रभाव से हमारे जीवन का कोई भी पक्ष आज अछूता नहीं है। जातीय व्यवस्था का दुर्लभ होना, धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध आवाज, शिक्षा का प्रसार, स्त्री शिक्षा, सशक्तिकरण पर बल, है ना, ये सभी प्रवृत्तियां पश्चिमीकरण के ही परिणाम है। क्योंकि हमने दूसरे देशों में देखा कि वहां की स्त्रियां भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं अपने देश को आगे बढ़ाने में। तो बहुत सारी चीजें, जैसे एक क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारे इंडियन का नहीं है ना। क्रिसमस जो सेलिब्रेशन होता है ये वेस्टर्नाइजेशन कल्चर है, जो हम भी फॉलो करें। पहनावा, हमारा पहनावा क्या होता था, साड़ी होती थी, लहंगे होते थे, है ना। लेकिन अब जीन्स जो चालू हो गए हैं, शर्ट चालू हो गई, ये सब क्या है, वेस्टर्नाइजेशन है ना। हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब आती है बात मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण। इसमें क्या होता है, आधुनिकीकरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, है ना। और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण, जिसके माध्यम से एक समाज अपने पिछड़ेपन को दूर करके अधिक विकसित और प्रगतिशील समाजों की विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। भारतीय समाज में आज भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज परंपरात्मकता से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। यानी देखिए आप, मैरिज के जो ट्रेडिशंस जो फॉलो होते आ रहे थे, है ना, पहले के टाइम पे ना 3 दिन की शादी होती थी, अब वो कुछ घंटों की हो गई है, ओवरनाइट हो जाती है, कई जगह दिन में होने लगी है ना। तो बहुत सारे किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है। लौकिकीकरण, सेक्युलराइजेशन, इसमें क्या होता है, ये सामाजिक प्रक्रिया के रूप में इसे समझा जाता है, जिसके द्वारा धार्मिक, पारलौकिक या परंपरागत व्यवहारों में तार्किकता, व्यवहारिकता का समावेश हो जाता है। भारतीय समाज में अब ऐसा ही हो रहा है। पहले जिन चीजों को पारलौकिक या धार्मिक समझा जाता था, अब उनकी व्याख्या जो है वो लौकिक संदर्भ में की जा रही है। यानी जो भी पारलौकिक है, धार्मिक है, धर्म से जुड़ा है, अब उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाने लगा है, ठीक है। कि जो भी चीज है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण भी देखा जाता है। जैसे कि टीका लगाते थे, तो टीका लगाना ये क्या है, हमारे धर्म से संबंधित हो सकता है, हमारे कल्चर से संबंधित हो सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर हम साइंटिफिक कारण देखें तो वो क्या है, कि जो हमारा ध्यान होता है, हमारी एकाग्रता होती है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है।
पूजा पाठ करने से मन में शांति आती है, थोड़ी ये सकारात्मक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो कुछ ऐसी ये सारी चीजें ही सेक्युलराइजेशन में हम कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण एक बहुआयामी खुली अवधारणा है जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, उद्योग, अर्थव्यवस्था के रूप में एक सार्वभौमिक दिशा की ओर इंगित करता है ना। ये एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। आधुनिकता का संबंध वैश्वीकरण से है। देखा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में वैश्वीकरण ने ही आधुनिकता को पाला पोसा था। आज वैश्वीकरण का फैलाव और प्रसार इतना हो गया है कि आधुनिकता को ही वैश्वीकरण का चोली दामन का साथ है। देखो, सॉरी, आधुनिकता और वैश्वीकरण जो है वो चोली दामन का साथ है। बेसिकली वैश्वीकरण क्या है? आपने किसी एक जगह से अपना व्यापार शुरू किया, है ना, अपना काम शुरू किया, फिर धीरे 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 वो अदर कंट्री में भी, जो दूसरे देश हैं वहां पर भी वो फैलने लगा, वहां पर भी आपकी ब्रांचेस आने लगी। तो यही है वैश्वीकरण की। ये आपको सार्वभौमिक दिशा यानी पूरे विश्व में आप जहां चाहे वहां पे वो चीज, कहाँ कुछ सबके कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। जो भी उनके टैक्सेस होंगे या जो भी प्रोसीजर होगा वो आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट ये आप इसी पर बेस्ड है, ये उदारीकरण जो है ये इसी पर ही बेस्ड है कि ये लिबरलाइजेशन भी इसीलिए आया कि जब आप एक देश से दूसरे देश में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने में ही इतने सारे टैक्सेस होते थे, रूल्स रेगुलेशन होते थे, पेपर वर्क, इतना कुछ होता था, जिससे आपको अब राहत मिलने लगी है किसके थ्रू? उदारीकरण के थ्रू। ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या है? आपका काम एक देश से कई देशों में फैल रहा है ना। और उदारीकरण क्या है कि आपका जो काम एक देश से कई देशों में फैल रहा है, तो दूसरे देश तक पहुंचने में जो भी प्रोसीजर फॉलो होती थी वो थोड़ा सा आसान हो जाए, जिसके लिए उदारीकरण आया। ठीक है। तो उदारीकरण, निजीकरण एक अलग चीज है। निजी, देखिए प्राइवेटाइजेशन आप सभी को पता है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। जो भी गवर्नमेंट चीजें हैं, है ना, उसका जो कोई प्राइवेट इंसान होगा जो उसका धीरे धीरे मालिक उसका वो होता जा रहा है, किसी इंसान की देख रेख में वो चीजें होती जाएंगी, है ना। गवर्नमेंट बस नजर रखेगी कि कैसा क्या काम हो रहा है, बाकी वो पूरा प्राइवेट हो जाएगा। इससे हो क्या रहा है कि लोग थोड़ा सा ध्यान दे के काम कर रहे हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो रहा था कि उन्हें पता है कि कोई हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता था, तो वो लोग अपने हिसाब से बहुत लेजीपन दिखाते थे, लेजीनेस दिखाते थे, जिस वजह से कोई भी काम बहुत आराम से हो रहा है ना। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो लोग काम करेंगे, जॉब पर कहीं ना कहीं खतरे की घंटी लटकती रहेगी। ठीक है। तो कुछ समाजशास्त्रियों का विचार है कि आधुनिकता की व्यापकता उसमें निहित वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण में है। पहले आधुनिकता थी, उसमें औद्योगिकरण था, पर आज कई नए मूल्यों का समावेश हो गया। वैश्वीकरण अपने आप में बहुत बड़ा मूल्य है। वैश्वीकरण ही उदारीकरण और निजीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है ना। भारतीय समाज व संस्कृति के विषय में वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम उपयुक्त इन सभी चीजों की विस्तार पूर्वक समझ लें। तो आई होप आपको ये सारा टर्म क्लियर हो गया होगा। हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन कि इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाएगी, है ना। बस हो सकता है आपसे कुछ टर्म पूछ लिए जाए कि परंपरागत समाज में क्या होता था, आधुनिक समाज में क्या चीजें हैं, ऐसा ही आता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय समाज में विभिन्नता में एकता, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। ठीक है। हम्म। तो पहला तो हम बात कर लेते हैं भौगोलिक एकता की, ज्योग्राफिकल, जस्ट सेकेंड, ओके, ज्योग्राफिकल यूनिटी। ठीक है। भारत की भौगोलिक एकता इस देश के लोगों में एक प्रकार की एकानुभूति उत्पन्न करती रही है। जस्ट अ मिनट। यहाँ के निवासी भारत के पर्वतों, जंगलों, नदियों और पुरियों को पवित्र मानते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, ये 7 नदियां हैं और ये सभी हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र मानी जाती हैं, है ना। इन 7 नदियों में स्नान करने से आपके जीवन को, ऐसा माना जाता है कि आपका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे आजकल कुंभ चल रहा है, तो आप गंगा नदी में स्नान करने जा रहे होंगे, बहुत लोग प्रयागराज गए होंगे और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग घर पे नहीं बैठ रहे हैं, कुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं। तो ये आस्था से भी जुड़ा है। ठीक है।
दक्षिण भारत के हिंदू के लिए गंगा उतनी ही पवित्र है जितनी कावेरी। यही दशा उत्तर भारत के हिंदू की है। हिंदुओं के विविध तीर्थ उत्तर में अमरनाथ, केदारनाथ से शुरू होकर दक्षिण में रामेश्वरम तक फैले हैं। इसी प्रकार मुसलमानों में भी अनेक पीरों और औलियों की स्मृति भारत के विभिन्न स्थानों से जुड़ी हुई है। तो यह है भौगोलिक एकता। सभी धर्मों से संबंधित कुछ ना कुछ हमारे भारत में है ना। विविधता में एकता तो हमारा भारत ही है, जहाँ न जाने कितने धर्म के लोग होते रहते हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने कल्चर हम सेलिब्रेट करते हैं, कि हर तरह के फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना। हर चीज में हम भगवान को मानते हैं। तो ये ठीक है। देश की भौगोलिक एकता का प्रभाव लोगों के आर्थिक जीवन पर भी पड़ा है, जिससे देश के आकार, कृषि में विस्तार में धीरे धीरे वृद्धि हुई। अब भारत की पहचान कृषि विकसित राष्ट्र के रूप में है। हजारों वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है। तो अपने धार्मिक व परंपरागत कार्यों को पूरा करने के लिए देशवासियों का एक से दूसरे पवित्र स्थानों पर भ्रमण करने की आदत के परिणाम स्वरूप सामाजिक सांस्कृतिक एकता भी कायम है ना। जैसे जो कुंभ है, वहां से दूसरे देशों से भी लोग आ रहे हैं, और अपने भारत देश के कोने कोने से लोग आके स्नान कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एकता ही तो है। ठीक है। मे भी भाषा अलग है, कल्चर अलग है, फिर भी जुड़े हैं कि हम वहां जाएंगे तो शायद हमें मोक्ष मिलेगा, हमारे पाप धुल जाएंगे, या कुछ भी। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने कॉन्सेप्ट है, जिस वजह से वो आ रहे होंगे स्नान करने। ठीक है। अगली देखते हैं हम, प्रजातीय नस्लों की एकता, रेशियल एथनिक यूनिटी। भारत में देखिए कई प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। भारत प्रजातियों का एक द्रावण पात्र है, यानी मतलब जिसमें कई प्रजातियां रह रही होती हैं। तो अधिकांश जनता आर्यों और द्रविड़ों का सम्मिश्रण है। इस देश में भाषाओं की भिन्नता अवश्य है, पर यहाँ की प्रायः सभी भाषाएं एक ही सांचे में ढली हुई हैं। भारत की अनेक द्रविड़ भाषाओं तक ने आर्यों की वर्णमाला को अपना लिया है, यानी यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, फिर भी वो लोग सब एक साथ मिल के एक दूसरे के कल्चर की, एक दूसरे के लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हुए रह रहे हैं। ठीक। सांस्कृतिक एकता, इस देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, लेकिन सभी धर्मों के लोग सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, देखते हैं, और सभी धर्म एक साथ मिलके यहाँ पे रह रहे हैं। तो इन सभी का सम्मिश्रण ही सांस्कृतिक एकता की हम बात कर सकते हैं। देखिए भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों के पूर्वज जो है वो कौन थे? हिंदू ही थे। धर्म परिवर्तन से उनके संस्कारों और परंपरागत विचारों में मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार आंध्र, चेन्नई, कोलकाता, गुजरात, इन सभी भाषा भाषी जो जन समुदाय निवास करते हैं, वे सब एक ही संस्कृति के अनुयायी हैं। संस्कृति की एकता एक ऐसी एकता है जो नस्ल, भाषा आदि की भेद की अपेक्षा ज्यादा महत्व है। यानी आपका नस्ल अलग हो सकता है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, मे बी आपकी कल्चरल यूनिटी अलग हो, है ना। इसी के कारण संपूर्ण भारतीय अपने को चीनी, ईरानी, अरब, अंग्रेज, अन्य राष्ट्रीयों से भिन्न समझते हैं और अपने को एक मानते हैं। भारत के सभी लोग जो हैं, देखिए अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, फिर भी वो सब एक हैं। अगर कुछ भारत में प्रॉब्लम आ जाएगी तो सभी एक साथ मिल के खड़े हो जाएंगे। और देखिए बिहार का त्योहार है छठ। ठीक है, लेकिन यूपी भी फॉलो कर रहा है, धीरे धीरे एमपी में भी आ रहा है। करवा चौथ, करवा चौथ हिंदुओं का नहीं है, लेकिन अब न्यूली मैरिड जितने भी हैं, और भी अब मतलब काफी टाइम से, कई सालों से करवा चौथ हर धर्म के लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यही है ना। होली जिनका त्योहार नहीं होता है, वो लोग होली भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। क्रिसमस हमारा नहीं है, लेकिन हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यू ईयर भी हमारा दिया हुआ नहीं है, है ना। जो 1 जनवरी को हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम हिंदू नववर्ष में देखें तो मार्च वार्च के आसपास आता है वो न्यू ईयर। ठीक है। जब कौन सा तो मौसम है, एक मौसम है ना, स्प्रिंग करके कुछ नाम है उसका, यानी ये जो अपने बेसिक मौसम है, इसके अलावा जो एक होता है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के आसपास बोलते हैं कि जब नया वर्ष, हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है, तो हल्की हल्की मतलब मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। बहुत सारी चीजें मानी जाती हैं, अपनी अपनी मान्यता है सबकी।
तो लेकिन फिर भी हम 1 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? सांस्कृतिक एकता ही तो है कि हम दूसरों के कल्चर को भी अपना रहे हैं। फिर बात आती है राजनीतिक एकता। तो ये भारत में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टियों का शासन है। पार्टियां चाहे पक्ष की हों, विपक्ष की हों, देश या क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों में तो एकमत होकर ही काम करेंगी। ठीक है। राजनीतिज्ञों में वैचारिक या सैद्धांतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जब बात देश की आएगी तो उन सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। फिर बात आती है धार्मिक एकता में। बहुत सारे धर्म हैं। 2011 आई थिंक इसकी टेबल भी मैंने बनाई है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 प्रमुख धार्मिक समूह हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर इनका हम परसेंटेज आगे देख लेंगे टेबल के फॉर्म में, तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ अनेक धर्म संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन गौर से देखा जाए तो सभी धर्म संप्रदाय कुछ समान दर्शन व नैतिक नियमों पर आधारित है। ईश्वरवाद, आत्मा की अमरता, कर्म पुनर्जन्म, मायावाद, मोक्ष, इन सभी ये बातें सभी धर्मों में हैं। ठीक है। विष्णु शिव की उपासना संपूर्ण भारत में प्रचलित, और आज के टाइम पे तो न जाने कितने महादेव के भक्त हो गए हैं। ठीक है। राम तथा कृष्ण की गाथा का गुणगान संपूर्ण भारत में किया जाता है। ठीक है। हिमालय के शिखरों से लेकर कृष्णा, कावेरी, समतल डेल्टाओं तथा शवत्र शिव, विष्णु के मंदिर के शिखर, देखिए जिनका जो धर्म नहीं भी है ना, फिर भी वो लोग उस धर्म के मंदिर में जा रहे हैं। ठीक है। उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वहां विजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब लोग सभी भगवानों की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक एकता। अब सामाजिक एकता, संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वो देखिए सभी जगह प्रचलित है। जाति का प्रभाव किसी ना किसी रूप में भारत में सभी लोगों पर है। तो रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, होली, ये सभी भारत पे है। ठीक है, सभी भारत के लोग इसे मनाते हैं। जन्म मरण के जो संस्कार हैं, विधियां हैं, विवाह है, ये आपको सभी पूरे भारत में देखने मिलेगी। कोई कास्ट स्पेशल, कोई कास्ट नहीं है कि बस उसी कास्ट में चीजें फॉलो होंगी। तो ये जो चीजें पूरे भारत के लोग में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग इन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर वो किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, किसी भी क्लास के हो सकते हैं। ठीक है। भाषा की एकता। भारतवर्ष में बहुत सारी भाषाएं भी आपको देखने मिलेगी, लेकिन सभी भाषाएं एक ही सांचे में ढली हुई हैं। अधिकांश भाषाओं की वर्णमाला एक ही। सभी भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव देखने मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सभी भाषाओं का जो उद्गम हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। तो भारत की सभी भाषाएं बहुत अर्थों में एक जैसी बन गई हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन संस्कृत से माना जाता है। जो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ओरिजिनल जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में ही मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, और उतनी ही श्रद्धा से लोग सुनने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। और जब प्रवचन हो रहे होते हैं, कोई महात्मा, कोई महागुरु सुना रहे होते हैं, तो उतनी ही श्रद्धा से वो लोग सुन रहे होते हैं। ठीक है। कला की एकता। ठीक है। अब कला की एकता भी हम देख सकते हैं कि वो बहुत सारी जो कलाएं होती हैं, इन सभी में भी समानता होती, सब एक दूसरे की कला को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। विभिन्न कलाओं का एक अपूर्व मिलन हो गया है। देश के विभिन्न भागों में बने मंदिर, मस्जिद, चर्च, इमारतें, इस मिलन का आभास होता है कि हमारी कलाएं भी एक हो गई हैं। संगीत शास्त्रीय हो या क्षेत्रीय हो, फिल्मी हो या गैर फिल्मी हो, पॉप म्यूजिक हो, रिमिक्स हो, रेडियो हो, सिनेमा हो, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविजन के माध्यम से उनका विस्तार पूरे भारत में, या यूं कहें कि पूरे विश्व में हो गया है। ठीक है। तो भारत में क्या है, सभी कितने सारे आर्टिस्ट होते हैं, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे, एक दूसरे के कला का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि भारतीय समाज भाषाई, प्रजातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, जाति, विभिन्न विभिन्नता है। हमारे भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी इन सभी में एकता है ना। ये लोग सभी धर्मों का संरक्षण भी कर रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं, उन्हें अपना भी रहे हैं। ठीक है। देखिए भारत में बहुत से लोगों ने इस्लाम को, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, फिर भी वो भारत है तो इंडियन ही ना। किसी भी चीज को वो ग्रहण कर रहे हैं, एट द एंड है तो वो इंडियन ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कल्चरल प्लूरलिज्म, सांस्कृतिक बहुलतावाद।
तो भारत विभिन्नताओं का देश है जहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां हैं, जातियां हैं, जनजाति हैं, धर्म, भाषा, जलवायु, यानी बहुत सारी डाइवर्सिटीज आपको देखने मिलेगी। रहन सहन अलग होगा, वेशभूषा अलग होगी, खान पान अलग होगा, है ना। ये सब विशेषताएं या भिन्नताएं भारतीय समाज के मौलिक अधिकारों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायक हैं, और भारतीय समाज में अनेकता भी ये लोग पैदा करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविधता के अनेक आयाम दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पे संस्कृतियों का अस्तित्व, बहुत सारी संस्कृतियों का अस्तित्व पाया जाता है, और समय समय पर ये अनेक बाह्य आक्रमणकारी लोग आते हैं और यहाँ पे उन्होंने शासन किया, यहाँ से धन संपत्ति लूट के लेकर चले गए, और कई ऐसे हैं जो जाने की बजाय वो यहीं पे बस भी गए। ठीक है, इस प्रकार भारत में अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया है, या द्रवण पात्र वही चीज है। सांस्कृतिक बहुलता भारत की नियति बन गई है। भारत में बहुत सारे धर्म, भाषा, प्रथा, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, विश्वास, संस्कार, ये सभी चीजें बहुत सारी देखने मिली हैं। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग उनका रहन सहन है ना, उनके जो रिचुअल्स हैं वो अलग हैं। तो यही कहलाता है, यानी बहुत सारी हैं, तो प्लूरलिज्म है, संस्कृति की बहुत मात्रा है ना, अलग अलग प्रकार की संस्कृति हमें देखने मिल सकती है। उदाहरण है, एक तरफ बहुत धनी समाज है, उच्च जाति है, उच्च वर्ग के लोग हैं, तो दूसरी तरफ अत्यधिक निर्धनता भी है, निम्न जाति के भी लोग हैं, निम्न वर्ग के भी लोग हैं, है ना, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में भी रह रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, है ना, उनकी प्रथाएं अलग हैं, परंपराएं अलग हैं। ठीक है, बहुसंख्यक समूह में भी अनेक संप्रदाय, जाति, यानी हर तरह से लोग अलग अलग हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं आपको देखने मिल रही हैं, और यही विभिन्नता कहला रही है क्या, प्लूरलिज्म। ठीक है, और ये वितरित न्याय से क्या है, वंचित हैं। जो भी नियम बनेगा भारत में, वो सभी जाति, सभी कास्ट, सभी वर्ण, सभी वर्ग, ठीक है, सभी भाषा के लोगों पर, सब पर इक्वली रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि जाति वाइज अलग हो जाए, कास्ट क्लास वाइज अलग हो जाए, है ना, आप उस क्षेत्र के हैं तो आपके लिए अलग नियम लागू होंगे, नहीं, सभी पर एक जैसा नियम लगेगा। ठीक है, नृजाति की संजातीयता या एथनोसिटी देख लेते हैं हम, क्या है। नृजाति की संजातीयता को रंग और संस्कृति के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। नृजाति की समूह किसी समाज की जनसंख्या का एक ऐसा भाग है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति, इन सभी के आधारों पर दूसरों से वो स्वयं को अलग समझते हैं। दूसरे शब्दों में, एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग और संस्कृति से संबंधित लोग का जो एक समूह होगा वो नृ जाति की कहलाएगी। यानी नृ जाति की जो लोग होते हैं, उन लोगों में एक जैसा कल्चर, एक जैसी लैंग्वेज, एक जैसा रिचुअल, एक जैसा कस्टम्स, एक जैसा रिलीजन, एक जैसा कलर, यानी सारी चीजें उनमें क्या मिलेंगी, सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे, सॉरी, आगे देख लेते हैं। समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह भी क्या होगा, एक, यानी सिमिलरिटीज जो होंगी, लगभग एक जैसा उनका लाइफस्टाइल, एक जैसा वो जीवन यापन कर रहे होंगे, एक जैसी चीजें फॉलो कर रहे होंगे, तो एक नृजाति समूह हो गया। ठीक है, समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों की रक्षा एवं अभिव्यक्ति करने वाले समूह को संजातीय समूह कहेंगे, यानी वो भी नृजाति की समूह ही है। ठीक, एक नृजाति समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, यानी नृजाति की एक सांस्कृतिक समूह भी हो सकता है। भारत एक बहु नृजाति की समूह वाला, वे ऐसी, यानी जिनका एक जैसा सारा कुछ है, वो एक नृजाति समूह। इस तरह से भारत में आपको बहुत सारे नृजाति की समूह देखने मिलेंगे, और सभी में एक दूसरे के लिए परस्पर प्रेम भी होगा, सहयोग भी होगा, है ना, अहम की भावना कई बार आती भी होगी, कई बार ये लोग नहीं भी लाते होंगे। ठीक है, कई बार ये लोग एक अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, है ना, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ये लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें भी करेंगे। तो समाज शास्त्री भाषा में इस चीज को कहा जाता है नृजाति की केंद्रित प्रवृत्ति, एथनोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, यानी जहां पर आपको सब कुछ एक जैसा देखने मिलेगा।
अब इससे क्या होता है, कई बार समाज में असमानता भी होगी, संघर्ष, क्योंकि लोग अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे होंगे, दूसरों को नीचा दिखा रहे होंगे, तो इससे तनाव भी होगा, संघर्ष भी होने लगेंगे। धार्मिक भिन्नताएं हम देख लेते हैं। धर्म मानव समाज का व्यापक, शाश्वत एवं स्थायी तत्व है, जिसे समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते। तो धार्मिक रचना को जानने से पहले हम धर्म को जान लेते हैं। धर्म ऑलरेडी मैंने शायद एक पूरी प्रॉपर एक क्लास है जिसमें हमने धर्म को पढ़ा है। तो धर्म का संबंध किससे है? हमारी शक्ति से है, सॉरी, भक्ति से है, श्रद्धा से है, हमारे बिलीफ से है ना, हमारी भावनाओं से है। टाइलर ने कहा टाइलर ने कहा धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। फ्रेजर ने कहा धर्म का तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों या संतुष्टि या आराधना से है जिनके संबंध में विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है। और यानी इनका मानना है कि जो धर्म है वो मानव को मार्ग दिखाते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और विश्वास है, होता है, आराधना होती है, ये सब मिलके धर्म का निर्माण करते हैं। धर्म इससे ऐसे ही बनता है। धर्म कैसा होता है? अमूर्त होता है, ठीक है। तो धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति में विश्वास से है। इस विश्वास को मानव पूजा, आराधना, कर्म कांडों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। धर्म में यह विश्वास है कि अलौकिक शक्ति प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रित करना और निर्देशित करना शामिल होता है, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे कहा था, मैंने एक टेबल बनाई है धर्म के लिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये कुछ ऐसे धर्म हैं और ये उनकी मतलब संख्या का प्रतिशत है कि इस धर्म को मानने वाले 79.8 लोग हैं, प्रतिशत लोग हैं। इस्लाम धर्म को 14.2% लोग मानते हैं। ईसाई धर्म को 2.3% लोग मानते हैं। सिख धर्म को 1.7% लोग मानते हैं। बौद्ध धर्म को 0.7%, जैन धर्म को 0.4% और पारसी धर्म को 0.7% लोग मानते हैं। ठीक है। भाषा संबंधी भिन्नताएं हम देख लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा आपके विचारों का आदान प्रदान करने का एक तरीका है जिससे आप परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, है ना। इससे आप अपनी संस्कृति के विभिन्न तत्व बताते हैं लिखित रूप में या ओरली, जैसे भी। और अपनी भाषा के थ्रू ही आप अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं, ठीक है। तो भाषा क्या है? सामाजिक जीवन का आधार है। स्टर्टीवेंट ने लिखा कि भाषा मुख से उच्चारित करने वाले संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य आपस में सहयोग करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। तो भारत की जो भाषाई संरचना है वो कैसी है? बहुभाषाई। भारत हमारा ऐसा है जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुभाषाई राष्ट्र है। भारतीय सर्वेक्षण से ये ज्ञात हुआ कि भारत में लगभग 234 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में 1650 भाषाएं और बोलियां पाई जाती हैं। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उप क्षेत्र की अपनी एक भाषा होगी, अपनी बोली होगी। भारत में जितनी भाषाएं हैं उनमें से प्रमुख 3 भाषाई परिवारों में हम उसे बांटते हैं। इंडो आर्यन भाषा परिवार, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमालय, ये जितनी भी भाषाएं हैं वो इंडो आर्यन के अंदर आएंगी, ठीक है। और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम से आपसे ये राम कहानी नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंदर कौन सी भाषा है, या कुछ भाषाओं के नाम दे देंगे, ये किस भाषा परिवार के अंदर की भाषाएं हैं, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, गोंडी, ये सारी भाषाएं इसमें आती हैं। आवश्यक भाषा में आपकी मुंडारी, संथाली, खासी हो, खाड़िया, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, कोरकू, जुआंगी, ये सभी जनजातियां हैं और इनकी जो भाषाएं हैं वो आती हैं ऑस्ट्रिक भाषा में। और इसके अलावा इसके अंतर्गत चीनी, तिब्बती परिवार की भाषाएं जैसे मणिपुरी, नेवाड़ी, लेपचा, नागा भाषा भी इसके अंदर आती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है, कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? 21, 22, 23, 24, तो 22 याद रखिएगा। अब प्रमुख भाषा क्या क्या है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, है ना, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, इन सभी की अपनी एक लिपि भी है। इसमें हिंदी का स्थान सबसे ज्यादा है।
जिसे देश के लगभग 30% लोग बोलते हैं। ठीक। अब भाषा एवं सामाजिक एकीकरण, भाषा लोगों के बीच अंतः क्रिया करने का एक माध्यम है। वह बच्चे का समाजीकरण करते हैं, उसे समाज में रहने लायक प्राणी बनाते हैं भाषा के ही द्वारा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला, सांस्कृतिक भिन्नताएं। तो उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों की, ग्रामीण और नगरीय लोगों की, हिंदू और मुसलमानों की, है ना, परंपरावादी और आधुनिक कहे जाने वाले लोगों की वेशभूषा में दिन और रात के बराबर अंतर पाया जाता है। खान पान की दृष्टि से भी इनमें बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने मिलेगी, है ना। इनकी प्रथाएं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, जो इनके आर्ट्स होंगे, आर्ट फॉर्म होंगे, वो भी बहुत डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की अपनी अपनी विशिष्ट प्रथाएं होंगी। जैसे पहाड़ी डांस होता है, राई नृत्य होता है, इस तरह से सबका अलग अलग है। और उनके समूह में उनकी प्रथाओं का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, है ना। और एक क्षेत्र की भी कई सारी प्रथाएं जिसमें बहुत डिफरेंस पाया जाता होगा। ठीक है। तो अब ये है कला, संगीत, नृत्य की दृष्टि से भी आपको भिन्नताएं देखने मिलेगी। कहीं कहीं पे शैलियों का प्रचलन है और लोगों की शैली भी अलग अलग होगी। कहीं पे सिमिलर शैली मिल जाएंगी, कहीं की शैली भी अलग अलग होगी। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्तूप आदि में कला की भिन्नता सरलता से आप देख सकते हैं, है ना। मंदिर का स्ट्रक्चर्स अलग होगा, मस्जिद का स्ट्रक्चर अलग होगा, चर्च के स्ट्रक्चर्स अलग होंगे। ठीक है। इनके संगीत नृत्य भी अलग होंगे। जैसे पंजाब में लोहड़ी, भांगड़ा चलेगा, राजस्थान में घूमर चलता है, गुजरात में गरबा चलता है, दक्षिण भारत में भरतनाट्यम चलता है। ठीक है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रांतों में त्योहार और उत्सव में भिन्नता मिलेगी, स्थानीय देवताओं में भिन्नता मिलेगी, टोटम का प्रचलन होगा कहीं पे। कुछ लोग टोटम के रूप में पौधों की पूजा करते होंगे, कुछ लोग पशुओं की पूजा करते होंगे, है ना। उनके विश्वास अलग होंगे। ठीक है। कई जगह अलग अलग निषेध पालन होते होंगे। विवाह के फॉर्म आपको अलग मिलेंगे, कहीं एक विवाह का प्रचलन है तो कहीं बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होगा। ठीक है। कहीं पर मातृ शब्द, जैसे नायर ट्राइब में मैंने आपको पढ़ाया है, विवाह में भी परिवार में भी। नायर ट्राइब में मातृ सत्तात्मक परिवार का प्रचलन पाया जाता है, पितृ सत्तात्मक का और बाकी पितृ सत्तात्मक का प्रचलन पाया जाता है। पितृ सत्तात्मक के सपोर्टर कौन थे? हेनरी मैन। ट्रिक भी बताई थी याद रखने की। ठीक है। तो इस तरह से हमको भिन्नता देखने मिलती है। लास्ट है हमारा जनजातीय भिन्नता, ट्राइबल डाइवर्सिटीज। अब देखिए भारत में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। ठीक है। जैसे देखा जाए तो फिलहाल 10.42 करोड़ जनजाति लोग हमारे भारत में निवास कर रहे हैं, और प्रत्येक जनजाति की अपनी स्पेसिफिक संस्कृति होगी, उनका अपना लाइफस्टाइल होगा, है ना। कुछ जनजातियां अब भी अपने विकास की आदिम अवस्था में, बहुत सारी ट्राइब्स तो ऐसी हैं जो आज तक इंट्रोड्यूस हो ही नहीं पाई हैं। संविधान में जितनी जनजातियां लिस्टेड हो गई हैं तो उनको तो हम फिर भी जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, पर बहुत सारी ऐसी ट्राइब हैं जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी कोई ट्राइब अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो वो अभी भी अपनी आदिम अवस्था में है। कुछ ऐसी ट्राइब है जो सभ्य हो चुकी है ना। और आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल वो लोग निवास कर रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय लोग रहते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य आते हैं। ठीक है। शेष प्रांतों में इनकी संख्या बहुत कम है। विभिन्न जनजातियों के खान पान, परिवार, विवाह, नातेदारी में भी बहुत सारी भिन्नताएं आपको देखने मिल सकती हैं। ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो देखिए बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो आज के समाज के साथ अपना कदम से कदम मिला के चल रही है, और बहुत सारी जनजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें, जो अभी तक पिछड़ी हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी उनके यहाँ रिचुअल्स होते हैं। जैसे आपने जब बहुपति का विवाह पढ़ा था तो उसमें एक रिचुअल मैंने बताया था धनुष बाण का, कि उसमें अब ये रिचुअल जनजातियों में ही पाया जाता है ना। धनुष बाण रिचुअल क्या है, आप उस क्लास में जाके अब आप देखेंगे। ठीक है। तो ओके, ये आज था आपका भारतीय एकता, है ना, या भारतीय समाज में बोलूं, ये टॉपिक भी, सॉरी सॉरी, है ना, ये भी फिनिश हो गया है। मे बी कुछ एक दो क्लासेस होंगी, उसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट भी फिनिश हो जाएगी।
हमारे यूनिट 1 में कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे शिक्षा, ऋण, पुरुषार्थ, ऐसे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो आपको ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगी जिस दिन मैं यूनिट 1 के फोल्डर में ये क्लास अपलोड करूंगी। मे बी कल की क्लास जो होगी आपकी, शायद इससे ही रिलेटेड मैं कर दूं। ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म भी कर दूंगी। तो कल की क्लास, कल या परसों में आपको ये वाली क्लास मिलेगी, जो यूनिट 1 का एक लास्ट पॉइंट है। दो तीन बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो छूट गए हैं, तो वो मैं आपके यूनिट 1 के फोल्डर में अपलोड करूंगी। तो इस चीज की इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसी दो, आज मतलब कल परसों में या एक दो दिन में ही अपलोड होगी। तो परेशान नहीं होइएगा कि क्लास कहाँ चली गई, नहीं मिल रही, आज अपलोड हुई नहीं हुई। तो इसलिए मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर रही हूँ। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। इसमें देखिए बहुत कुछ आपसे कथा नहीं पूछी जाएगी, है ना। इतना सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं पूछा जाएगा। ये बस आपके समझने के लिए कि आप चीजों को बस समझ लें। बहुत इसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और वो सब मैं आपको बताती ही रही हूँ साथ साथ में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू।